Hello guys, welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called Superset Sociology. और हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो था सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप। अब ये जो चेंजेस है हमने एक पूरी कड़ी देख ली, डार्क एजेस से लेके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक किस तरीके से बदलाव आते गए यूरोपियन समाज में, और उसकी वजह से बहुत सारी कुछ कुछ नई चीज़ें डेवलप हुई, कुछ कुछ समस्याएं आई। इसका कल्मिनेशन क्या था इन सब पूरे प्रोसेस का कि आखिरी में जो आपका यूरोपियन सोसाइटी है इट स्टार्ट्स फेसिंग मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म अब एक नई चुनौती बन के और एक नई अपॉर्चुनिटी बन के भी खड़ी हो जाती है यूरोप के सामने, और उसी का हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे कि मॉडर्निटी क्या है और मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। बिफोर दैट आई वुड अगेन अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इसे आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और मेरा बाकी के जो कंटेंट है मेरा वो सारा भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस में बनाता हूँ जो कि यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल को केटर करे और आप उसको अच्छे से पढ़ सके। नोट्स बिल्कुल फ्री है जो कि आप @prephouse_edu आप सर्च करेंगे अगर टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। यही मेरा चैनल भी है अगर आप ये यहाँ यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं, और सेम मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए। ओके, सो हम मॉडर्निटी की बात कर रहे थे। मॉडर्निटी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है मॉडर्निटी हमारा लास्ट टॉप ये हेडिंग है इस टॉपिक का, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मॉडर्निटी होता क्या है। मॉडर्निटी मतलब नवीनीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ नया, मॉडर्न का मतलब नया, जो पुरातन से दूर है, आर्केक सोसाइटी या जो पुरानी सोसाइटी है आपके उसके कॉन्सेप्ट से दूर है, उसे हम मॉडर्निटी कहते हैं। इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसमें जो क्लोज नेट सिस्टम जो आपके गांव में एग्जिस्ट करता था अब उसमें दरार आने लग गई। अब लोग बाहर की तरफ पलायन करने लगे, मूव आउट होने लगे गाँव से। कंट्रोल जो है वो जो है आपका रिलीजन का और ये जो इंस्टीट्यूशन इनका कम हो गया, और लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी का जो कंट्रोल है वो बढ़ने लगा, ठीक है। बहुत सारे हमें इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। हर इंस्टीट्यूशन एक चैलेंज फेस करता है मॉडर्निटी से, शादी से लेके बुढ़ापा, एजुकेशन, हर चीज़ इसमें आ जाती है। तो हम इसी के बारे में अब चर्चा करेंगे। मॉडर्निटी क्या है, पहली बात हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इज अ टर्म डिजाइन टू encapsulate the distinctiveness, complexity and dynamism of the social processes unleashed during the 18th and the 19th century, marking a distinct break from the traditional ways of living। जो पहले के तौर तरीके थे रहने सहने के, उसमें बहुत बदलाव आता है। लोगों का जो जो क्लास डिफरेंस वगैरह थी इसमें डिसोल्यूशन आता है। उसके बाद जो आइडेंटिटीज थी, जो आपकी गांव में प्रचलित आइडेंटिटी थी, उसको जब आप शहर में आते हैं वो आइडेंटिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। जो गांव में आपको बोलते थे कि आप छोटे वर्ग से हैं या कोई दूसरे वर्ग से है तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे लड़ाई लड़ेंगे, वो शहर में आके वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। मैकेनिकल सॉलिडारिटी टर्न्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमने देखा। यहाँ पे जो स्टेटस था आपके जन्म के हिसाब से था आपके गांव में, यहाँ पे आपका कर्म के हिसाब से, आपके मेरिट के ऊपर आपका स्टेटस डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। ये हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये बोलता है आपका ये डेफिनेशन जो बोलती है कि डिस्टिंक्टिवनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिज्म था इस पीरियड में मॉडर्निज्म के, जो कि हमें ड्रास्टिक तौर पे और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके देता है कि हाँ ये अलग चीजें हैं दोनों, एक गांव की सोसाइटी और ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके का रहने का तरीका है, और ये जो नया तरीका है इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये जो नया डिफरेंस है यही मॉडर्निटी है। A historical condition resulting from the profound intellectual, political, economic and social transformations that reshaped European society। और इन्हीं सब की हमने बात करी। इंटेलेक्चुअल में आपका साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, ये सब आ जाएगा। पॉलिटिकल में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, इकोनॉमिक में आपका कमर्शियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा, और सोशल में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपका रेनेसां का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उसमें। सोशल में आपका फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी एक ऑप्शन है इसमें इकोनॉमिक के साथ साथ। तो ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिले पूरे के पूरे। उसी ने जिस तरीके से एक नई पहचान दी यूरोप को, उसे ही मॉडर्निज्म कहा जाता है या मॉडर्निटी कहा जाता है। इसके कैरेक्टर्स क्या थे मॉडर्निटी के, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ फीचर ऑफ इट। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीरियन इकोनॉमी टू फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन।
वहाँ से पूरा फ्यूडल जो सोसाइटी थी वहाँ से शिफ्ट हो गया, फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ चले लोग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, टेक्सटाइल मिल्स इन मैनचेस्टर इसके एग्जाम्पल है। फिर अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है हमें, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, लंदन, मैनचेस्टर, मुंबई, ये एग्जाम्पल है इसके। कैपिटलिज्म देखने को मिलता है हमें, कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं कैपिटलिज्म की। इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज लेबर एंड प्रॉफिट वाज द मोटिव ऑफ कैपिटलिज्म, ये हमें देखने को मिलता है इस समय। प्राइवेट इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आ गए। रैशनलाइजेशन देखने को मिलता है, ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन का, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स के बारे में देखेंगे तब। यहाँ पे इसका एक पॉइंट है क्योंकि मॉडर्निज्म का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ रीजन, एफिशिएंसी, कैलकुलेशन, फॉर्मल रूल्स ओवर ट्रेडिशन एंड इमोशंस, मैकेनिकल होने लगी चीजें, सोच जो है वो स्ट्रक्चर्ड होने लगी, ना कि आप इमोशन बेस्ड डिसीजन ले रहे हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि नहीं वो मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं तो मैं उसके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। अब ये बातें नहीं हो रही, अब जो बातें हैं वो पैसे पे सेंट्रिक है, अगर जो पे कर सकता है उसके साथ बिजनेस किया जाएगा। इस तरीके के रैशनलाइजेशन जो है उसकी तरफ बढ़ चला इंसान। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल गवर्नेंस, एग्जाम्पल है इसके। डिजिटल गवर्नेंस थोड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल हो जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आप ले सकते हैं। सेक्युलराइजेशन, डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कोर्ट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, सॉरी, नए टाइप के रिलेशनशिप, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर आपके पास न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बाद आपके पास जो है होम स्कूलिंग के ऑप्शंस है। पॉलिटिकल में अगर आप हम देखें तो डेमोक्रेसी का आइडिया, सेकुलरिज्म का आइडिया, सोशलिज्म का आइडिया। फिर आपके जो और आप इसमें जो इन्फ्यूज कर सकते हो, तो कुछ इश्यूज भी क्रिएट हुए इसकी वजह से कि इलेक्शन किस तरह से होगा, इलेक्शन प्रोसेसेस, इलेक्शन थ्योरी, ठीक है। बहुत सारी चीज नई 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 आने लग गई इस समय पे। ये सेकुलराइजेशन बोलते हैं हम इसे समाज का, जब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है इट मूव्स अवे फ्रॉम द चर्च या रिलीजन से दूर होने लगता है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इन मेनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इंडिविजुअलिज्म देखने को मिला हमें लोगों में, greater emphasis on individual rights, freedom and personal achievements over collective identity। जो पहले बोलते थे कि हम एक ट्राइब का हिस्सा है या हम एक गांव से आए हैं, हम ये हैं, ये सब छूट गया। और क्या हो गया, हाय माय नेम इज दिस, आई स्टडी फ्रॉम दिस कॉलेज, आई currently I am working here at this designation, I earn this amount of money, I live in this beautiful bungalow, this is my car, this is my family। तो यानी पहले जो सेंट्रिक होता है ये हमारा है, अब ये हो गया ये मेरा है। इस तरह से सेंट्रिज्म जो है चेंज हो गया, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ज्यादा उभर के आने लगी, ना कि कलेक्टिव आइडेंटिटी। करियर चॉइसेस, इंटरकास्ट मैरिज, न्यूक्लियर फैमिलीज, ओके। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इक्वल सिटीजनशिप। किंगशिप वाले फंडे से, जो किंगडम वाला किंगशिप वाला फंडा होता था कि राजा राज करेगा, उसके ऊपर उसको एक अधिकार है, भगवान ने दिया है जो अधिकार, डिविनिटी है उसके ऊपर ये। तो वहां से फ्री हो गया जो आपका सोसाइटी था, और अब हम इस तरफ चले गए कि हर आदमी को एक अधिकार है वोट डालने का या अपना लीडर चुनने का, उसकी तरफ बढ़ चला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया आता है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया आता है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर इमर्ज हुआ, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे वैक्सीनेशन आ गया। अब भाई ये सब नहीं हो रहा कि अगर हैजा फैल रहा है या प्लेग फैल रहा है आपके किसी गांव में या रीजन में तो भगवान नाराज है आपसे, ये वाला नहीं हो रहा है। सिंपल सबको पता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, और इसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ये वैक्सीनेशन होगा। तो दिस थिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड, वैक्सीनेशन, स्पेस रिसर्च, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ओके। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले के समय में ब्यूरोक्रेसी जो होती थी, हमने देखा चर्च में एक हायरार्की होती थी, चर्च में एक ब्यूरोक्रेसी थी, बट इट वाजंट प्रेजेंट इन नॉर्मल लेवल। अब हर जगह कोई भी अगर नया बिजनेस है वहां पे ये ब्यूरोक्रेसी है। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, आप अपने नीचे मैनेजर्स रखेंगे, मैनेजर्स अपने जगह नीचे कुछ और सब इंजीनियर्स या सब मैनेजर्स वगैरह रखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स, हु विल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो उनके कंट्रोल में रहेंगे, टीम लीड वाला जैसे फंडा रहता है वो वाला। तो उस तरीके से ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया चीज़ों का। ऑन द कंडीशंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, रेज मिलेगा,
ठीक है, बोनस मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो, बुरा काम करोगे तो डिमोशन मिलेगा, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो ये जो आपका है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो सिस्टम है, ये यहाँ पे चलता था। ग्रोथ ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय रूल्स एंड हायरार्की, एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज। सोशल मोबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, गांव में कोई चांस ही नहीं था सोशल मोबिलिटी का, जबकि शहर में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आना जाना बहुत आसान है। ठीक है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वन सोशल स्टेटस बेस्ड ऑन अचीवमेंट रेदर देन बर्थ, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट था कि अचीवमेंट बेस्ड आपका सिस्टम सोसाइटी बनने लग गई थी, ना कि बर्थ बेस्ड कि आपका जन्म जिस घर में हुआ है उसके हिसाब से आपका सब कुछ होगा। अब ये चीजें खत्म होने लग गई धीरे धीरे, और आप में टैलेंट कितना है, आप में हुनर क्या है, आप क्या दे सकते हैं सोसाइटी को, उसके ऊपर बात होने लग गई थी। एग्जाम्पल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, ट्रेड हो रहा है इंटर कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है, फिर आपका नए नए पैक्ट्स बन रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ चले थे हम। इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटी थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूटीओ, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब भी आपका मॉडर्निटी की तरफ हमें दिखाता है कि ये सब मॉडर्निटी का हिस्सा है। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्निटी तो हमने पढ़ ली, मॉडर्नाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो ये जो है इट इज अ प्रोसेस, रैशनल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो सोसाइटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से लेवल पे? बहुत सारे लेवल्स पे, जैसे आपका साइकोलॉजिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इन सब आयामों पे बहुआयाम ये एक बदलाव है, मल्टी डायमेंशनल बदलाव होता है ये मॉडर्नाइजेशन का, जिसमें लगभग लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो मेजर इंस्टीट्यूशन है एक सोसाइटी का, उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे अब जात के ऊपर जैसे भारत में इन्फ्लुएंस कम हो गया, ये चीज हुई। उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद जैसे अगर हम इकोनॉमी पे देखेंगे तो लिबरलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चले हम। फिर हम देखेंगे अभी इम्पैक्ट ऑफ एआई काम के ऊपर कैसे हो रहा है, तो हम ये सब चीजें नोटिस करते हैं। तो मॉडर्निटी इज बेटर अंडरस्टूड एज अ कंडीशन और स्टेट ऑफ सोसाइटी, वेयर एज मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच दैट कंडीशन इज अचीव्ड। एक सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन की टनल से गुजरते हुए मॉडर्निटी की तरफ पहुंचना पड़ता है, उसमें इतने बहुआयामी बदलाव होने चाहिए, तब जाके वो मॉडर्निटी पे वो पहुंचती है। बहुत सारी जगहें ऐसी भी होती हैं जो कि रहे 21st सेंचुरी में रही है, लेकिन सोच अभी भी पुरानी है, तो वो मॉडर्निटी की उन्होंने पूरी तरह एक्सेप्ट ही नहीं करी उसके आइडियाज। इंडिया उसमें से एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल सोसाइटी वर्सेस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आगे जाके मैं कहीं पे भी MIS अगर लिखूंगा या MIS कहीं लिखा होगा, उसका मतलब है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम ये एब्रीवेशन ही यूज करते हैं MIS, अगर हमें इस सोसाइटी की बात करनी है तो। ट्रेडिशनल सोसाइटी एग्रीरियन थी, मॉडर्न वाली आपकी इंडस्ट्रियल है। यहाँ पे फ्यूडलिज्म चलता था, यहाँ पे कैपिटलिज्म का राज होता है मॉडर्न में। यहाँ पे स्टेटस जो था वो बर्थ के हिसाब से था, जन्म कहाँ हुआ आपका, किस घर में, किस गोत्र में, किस गोत्र में, किस वर्ण में, किस जाति में, तो एस्क्राइब स्टेटस था। यहाँ पे क्या हुआ है, अचीवमेंट का स्टेटस है, मेरिट अगर आप प्रूफ कर देंगे तो आपको वो स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, यहाँ न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है। यहाँ गिमिन शेफ्ट होता है, मैंने पहले बात करी थी गिमिन शेफ्ट और गिजल शेफ्ट की। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन और बिग ट्रेडिशन वाली। तो ये गिमिन शेफ्ट और गिजल शेफ्ट ये आपको बहुत जगह दिखेगा, फर्डिनेंड टोनीस बोलते हैं, बताते हैं इसको। और मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आपको सॉरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको जो है ये गिजल शेफ्ट मिलेगा। ये बिग ट्रेडिशन है, यहाँ पे जो फंडा चलता है ये एक्सेप्टिंग वाले फंडा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, सैलेड बोल थ्योरी। ओके, अब सैलेड बोल थ्योरी में कैसे बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आके एक जगह पे रहते हैं और तब भी अपने इंडिविजुअलिटी अपने पास रखते हैं, उसे हम कहते हैं सैलेड बोल। हर चीज मिक्स है एक बोल के अंदर, एक जगह पे मिक्स है, लेकिन दे स्टिल हैव देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिया इज सैलेड बोल। और उसी तर्ज पे अगर हम देखेंगे कि एक होता है सूप बोल, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं एक जगह जमा होते हैं और घुल मिल जाते हैं आपस में, और जिस तरीके का हमें फ्लेवर डेवलप करना है वो फ्लेवर डेवलप करके दे देते हैं वो, इसे हम सूप बोल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है अमेरिकन सोसाइटी। जो अमेरिका जाता है, अमेरिका के रंग ढंग में बदल जाता है, उसी वहीं की तरह सोच हो जाती है। भारत में
ऐसा नहीं है। भारत में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिटेन करने की इच्छा रहती है लोगों की, और वो लोग वो करते भी हैं, और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों पे भी, तो वो सैलेड बोल हो जाता है। वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी आपकी, वो एक सैलेड बोल की तरह थी। लोगों के अपने अपने विचार थे, अपनी सोच थी, और वो लेकिन एक अपने उस पर्टिकुलर हिस्से से बाहर नहीं आना चाहते थे। अभी भी वो रूढ़िवादी सोचियों में जो थे, जो पुराने डॉगमास थे उनके, उन्हीं को एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि शहरों में क्या हुआ, इन्होंने एक बड़ा दिल करके सबको एक्सेप्ट किया शहरों ने। यहाँ पे उनको अपनी तरह से रहने की आज़ादी दी, लेकिन उन्होंने भी चाहा कि हम मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करें और सब मिलके एक मॉडर्न सोसाइटी बनाए, और वहाँ पे वैसा ही हमें देखने को मिलता है शहरों में। ओके, फिर यहाँ पे हमें गाँव जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, वहाँ पे आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी मिलती है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मिलती है। एमिल डर्कहाइम का जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, तब उसमें हम देखेंगे सॉलिडारिटी का सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर में, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सॉलिडारिटी बेसिकली क्या होता है। मेरा किसी और के साथ जो भाव है, मेरा किसी और के प्रति, उसे हम सॉलिडारिटी कहते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब होता है, मैंने किसी को चूज नहीं किया, मुझे सारे रिश्ते मिल गए अपने आप ही। मैं अगर गांव में रहता हूँ तो मुझे कुछ रिश्ते बनाने का मौका ही नहीं मिला ट्रेडिशनल सोसाइटी में। जो थे सारे इम्पोज रिलेशनशिप्स थे, किनशिप टाइज हो या आपके इंटरपर्सनल टाइज हो, कोई भी टाइज हो। पूरे गांव के हर आदमी मुझे जानता है, वो मैकेनिकली जानता है। उसको कभी ये इच्छा नहीं थी कि वो मुझे जानने की कोशिश करे मेरे काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। वो मुझे इसलिए जानता है कि मेरा नाम ये है, मेरा सरनेम ये है। अच्छा, तुम पंडा के लड़के हो क्या? तो हाँ, तो चलो आ जाओ, हम तुमसे बात करते हैं वगैरह। लेकिन अगर तुम किसी छोटी कास्ट या छोटे वर्ग से आते हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये एस्क्राइब्ड है, यानी ये चीज़ जो है ये थोपी गई है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर। तो इसे हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहते हैं। ऑर्गेनिक ऑन दी अदर हैंड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बात करूँगा, तुम मुझसे बात करोगे। ऑटोमैटिक डेवलप हो रहा है ये। मैं अगर कहीं पे जाता हूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, आई विल गो टू अ डॉक्टर, और उसके साथ डॉक्टर के साथ मेरी बात होने लगेगी। अगली बार भी मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँगा। आई हैव टू डिपेंड ऑन समवन, दैट इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ओके, ट्राइब जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी, इट इज़ मोर रिलीजन बेस्ड, और यहाँ पे जो है आपकी ये रैशनल लीगल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है आपकी एमआईएस में। रैशनल लीगल का मतलब होता है ये लॉ बेस्ड है, और ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है कुछ भी काम करने से पहले, काम करवाने से पहले। जैसे फॉर्म भरना, फीस देना, ये सब काम होते हैं। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर पनिशमेंट होगा। गाँव अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप हो, तो अगर आप किसी को पहचानते हो या आपने कोई गलती से कुछ कर दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके का हमें चीज़ें, चेंज जो है वो सोसाइटी में देखने को मिला। कस्टम एंड ट्रेडिशन डोमिनेट करते हैं यहाँ पे इस रीजन में। जो बताया गया है, जो रीत चली आ रही है वही होगा, उसी तरीके से होगा। इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी मतलब नहीं होगी, सेम गोत्र विवाह नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आपको ये जो है आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी वाले जो इश्यूज है, ये आपके फॉलो नहीं होते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, क्योंकि मोस्टली इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, और लगभग सारे रिलीजन मना करते हैं इसके लिए। बट ऐसा यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता जो आपके मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे लॉ और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है वो डोमिनेट करते हैं, जैसे आपके कोर्ट्स, पुलिस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है। ये सब यहाँ डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे वह नहीं चलता कि सभा बुला लेते हैं, लड़ाई हो गई, पंचायत बुला ली, लड़ाई हो गई है, तो ये वाला फंडा यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। मॉडर्निटी और सोशल चेंज का ये एक डायग्राम है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आए, जैसे पॉलिटिकल चेंज, राइज ऑफ नेशन स्टेट, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। इकोनॉमिक चेंजेस में आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। कल्चरल में आपका इम्पैक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट होगा, डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, रिलीजियस इन्फ्लुएंस। सोशल चेंजेस में वुमेन्स राइट्स आ जाते हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टेट का काम है भलाई करना अपने सब्जेक्ट्स की। तो ये सही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Modernity transforms every shape of human life, political, economic, social and cultural, leading to profound social change. So, अब हम देखेंगे कि modernity is not a single event but a cumulative outcome of Renaissance, scientific revolution, enlightenment, commercial revolution, French revolution and industrial revolution. ये ऊपर जो भी पूरा फ्लो था हमारा डार्क एजेस से लेकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक का, उन सब का जो पूरी भड़ास निकल के आई और जो बदलाव आया समाज में अचानक से, जो लोगों को लगा कि अचानक आया, लेकिन ये इतने समय से चल रहा था, लगभग 500 सालों से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा था सोच में लोगों की। और यही जब बाहर निकलता है, ये मॉडर्निटी का रूप ले लेता है। ये बदलाव इतना बड़ा था, इतना विशाल बदलाव था कि लगभग सब पैमाने चेंज हो गए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, क्या क्या सब बदल गया।
रहने का तरीका, सोचने का तरीका, खाना खाने का तरीका, शॉपिंग करने जाने का तरीका, घर पे आके रहने का तरीका, हर चीज बदल गई। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? जैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में हमने देख ही लिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैनचेस्टर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी, ये मॉडर्निटी का ही हिस्सा है, सब कुछ मॉडर्निटी की वजह से ही हो रहा था, नए मॉडर्न आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, मेट्रो रेल सिस्टम, ये भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर चीज को धीरे धीरे मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं। यूपीआई इज अ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक टू फॉर द पेमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए मैं। कंटेम्प्रेरी अगर एग्जाम्पल लिखना है आपको एसोसिएटेड विद दिस, तो आप डाल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमी को। गिग इकोनॉमी, किस तरीके से इकोनॉमी कर रही है सोशल स्ट्रक्चर को। गिग इकोनॉमी, आदमी को काम करने का अधिकार है, जहां चाहता है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए चाहता है उसके लिए काम करेगा। जेप्टो के लिए चाहता है वहां कर लेगा, ब्लिंकिट के लिए चाहता है वहां कर लेगा, नहीं तो जोमेटो के लिए कर लेगा या स्विगी के लिए कर लेगा, उसकी मर्जी है। या अगर उसके पास कार होगी तो ओला चला लेगा या रैपिडो चला लेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। तो गिग इकोनॉमी से क्या फायदा हुआ है, ये भी हम भी देख सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया से फायदा हुआ है, रिमोट वर्क चालू हो गया है, आपका प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो गई। तो ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स है कुछ। मॉडर्निटी इज द डेस्टिनेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज द जर्नी। जहां हमें पहुंचना है, जैसे मैंने कहा था, जिस टनल के दूसरे छोर पे मॉडर्निटी है, वो टनल का नाम मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन के पूरे प्रोसेस से समाज गुजरता है, तब मॉडर्निटी की तरफ पहुंचता है। और मॉडर्निटी इज अ कंडीशन, वेयर इज मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस दैट कंडीशन। ओके, a society may undergo modernization without becoming completely modern. This is why Shmuel Eisenstadt हो गया, Shmuel Eisenstadt proposed the idea of multiple modernities. हम अभी देखेंगे नीचे क्या होती है multiple modernities, Shmuel Eisenstadt क्या कहते हैं। और योगेंद्र सिंह बताते हैं argued India has experienced modernization of tradition। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से हम यहाँ पे करेंगे इसको डिस्कस। ओके, whereas modern institution coexist with the traditional social structure, ये होता है modernization of tradition। हम अभी डिस्कस करेंगे पूरा, नीचे थिंकर्स का चार्ट है, डरिएगा मत, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो बेस आइडिया है ये क्लियर हो जाता है मॉडर्निटी का, आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी और है। ये मुझे आपको ये पूरा एक थिंकर्स का चार्ट देना है। ओके, तो डरिएगा मत, काफ़ी थिंकर्स है इसमें। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आते हैं, पढ़ सारे लीजिएगा, अपने हिसाब से जो आपको पसंद आते हैं उसे चूज करके 4-5 जो है उसको आपको ध्यान रखना है बस। क्योंकि हर पॉइंट के लिए आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। मैंने दिए इसलिए कि अगर आप इसको 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएंगे ये, कि हाँ शायद इन्होंने ये बोला था, तो इसलिए ये दिए हैं। लेकिन अगर आप कोई आंसर लिखते हैं तो आपको 1 या 2, 3-4 से ज़्यादा आप याद वैसे भी नहीं रख पाएंगे, तो आप उतने ही पे ही फोकस करिएगा। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे दे दिए हैं आपको, क्योंकि मैंने भी इतने सारे पढ़े थे, ये मेरे नोट्स में से ही है सब कुछ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, पहले थिंकर है आपके मार्शल बर्मन, किताब ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू एयर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क भी है, मॉडर्निटी पे बहुत काम किया है इनने, ठीक है। तो मॉडर्निटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूस चेंज। आसान है समझना, बस आपको नाम याद रखना है। मॉडर्निटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूस चेंज। बदलाव आते ही चले जा रहे हैं, कहीं पे बदलाव, कहीं पे भी ये चीज कहीं रुक ही नहीं रही है। इंडस्ट्रीज आई, उसके बाद एग्रीकल्चर में क्रांति आ गई, उसके बाद वॉर्स हो गए, 2 वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इकोनॉमिक क्रैश हो गया आपका, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ, नई टेक्नोलॉजीज आना चालू हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ गया, कोल्ड वॉर आ गया, नए ऑर्गेनाइजेशन आना चालू हो गए, यूएन आ गया। तो चेंजेस कंटिन्यू आते ही चले जा रहे हैं, जो कि हर चीज आपकी इम्पैक्ट कर रहा है। आपका घर पे खाना बनाने से लेके आज आपका खाना ऑर्डर करने तक का सीन, ठीक है, हर चीज बदल गई है। तो ये बात करते हैं यहाँ पे मार्शल बर्मन। एक्सप्लेन्ड मॉडर्निटी एज बोथ लिबरेशन एंड डिस्ट्रप्शन। लिबरेट किया है इसने समाज को, लोगों को, कुछ जैसे महिलाओं को या बच्चों को, लेकिन डिस्टर्ब भी किया। बार बार जो बदलाव आता है इससे केओस क्रिएट होता है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती समाज में। समाज पूरे टाइम जगल करता रहता है, आज इधर कल उधर परसों उधर। अब जैसे अभी ले ऑफ वाला सीन चल रहा है, ठीक है, ले ऑफ चल रहे हैं। तो जिस बच्चे ने इतनी पढ़ाई करी, बचपन से आज तक पढ़ाई करी कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस किया, आपने फिर कुछ सर्टिफिकेशन किया, कुछ कहीं पे नौकरी ली, अब
3 साल पहले AI आया, चैट जीपीटी रिलीज हुआ, और आज जब क्लॉड रिलीज हो चुका है तो लोग बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ, उसको ले ऑफ कर दिया। अब वो क्या करेगा? तो ये एक नया बदलाव आया, एक नया चेंज आया। अब इस उसको तो नौकरी से निकाल दिया, अब इससे उसके नौकरी से निकलने पे इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट, उसका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में, अब वो क्या रहेगा, सब चीजें बदल गई हैं। तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है आपका मॉडर्निटी से। ठीक है, फिर आते हैं आपके हेनरी सेंट साइमन। सेंट साइमन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, कहीं पे भी आप इन्हें कोट कर सकते हैं, जो इनिशियल आपके चैप्टर्स हैं उसमें सेंट साइमन बहुत जगह अप्लाई होते हैं, जब तक पॉजिटिविज्म आता है वहां तक आप कहीं पे भी इन्हें कोट कर सकते हैं। हेनरी सेंट साइमन ऑन इंडस्ट्रियल सिस्टम, ही व्यूड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज सुपीरियर टू फ्यूडल सोसाइटी एंड बिलीव्ड इट शुड बी गवर्न बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न सोसाइटी है इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे गवर्न करना चाहिए, सेंट साइमन ने ये कहा। Considered one of the forerunners of sociology, advocated the scientific study of society and industrial organization. ओके, इसके बाद आते हैं आपके ऑगस्ट कॉम्ट। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी इनकी किताब है। मॉडर्निटी मार्क द ट्रायम्फ ऑफ साइंस एंड पॉजिटिविज्म ओवर थियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ना कि सिर्फ जो आपके रिलीजियस जार्गन से और जो किताबों में लिखा हुआ है, उससे आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो साइंटिफिक तरीके से जो साइंस चल रहा है, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, और जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि उन बातों पे जो किताबों में लिखी हुई है। ठीक है, थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स से दूर रह गए। फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म आर्ग्यूड दैट सोसाइटी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड रीजन। ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं आपके जॉन हारिस, इनकी किताब द सेकंड ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय मॉडर्निटी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही, ये मैंने वो पढ़ाया था आपको, व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसमें भी मैंने ये बात करी थी, यहाँ पे भी मैं यही बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जॉन हारिस का। ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी वगैरह, तो यहाँ से चालू करना बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्सप्लेन सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्जिंग फ्रॉम रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जो चेंजेस आए उसी की बात हो रही है मॉडर्निटी की, रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, मैक्स वेबर। लेकिन इसमें क्या रहता है ना, आपको ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये पता होने चाहिए। डायरेक्ट रिस्पॉन्स बोल दिया, जैसे रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया, तो ये वर्ड्स जो है, ये फ्रेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है जब भी आप एक थिंकर को कोट कर रहे हैं। तो आप अगर रिविजन कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखिएगा सीधे सीधे, कि जैसे नाम लिख लिया आपने जॉन हारिस, डैश लगा के सोशियोलॉजी इज इक्वल टू डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी, खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर से इक्वल टू डिसिप्लिन दैट स्टडीज रैपिड इट स्टडीज रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लाइन लिखती हो गया, याद ऐसे ही रखना है, एक एक लाइन में लिखते जाइएगा। यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा ग्रामर लगाना पड़ता है, इसलिए बड़ा हो जाता है स्टेटमेंट। आप छोटे में याद रखेंगे तो याद रखना आसान होगा। मैक्स वेबर इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या कहता है? मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या रहेगा यहाँ पे, रैशनलाइजेशन। हमने ऊपर जो देखा था, चार्ट पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था रैशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड डिसइंचेंटमेंट। ये भी हम टॉपिक वहां पढ़ेंगे। डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग होना, मोह भंग। जो चीज मुझे मुझे पसंद थी, जो चीज मुझे मुझे करना पसंद था, अब मुझे वो करना नहीं पसंद। जैसे मुझे काम करना पसंद था, अब मुझे वो काम करना नहीं पसंद। कुछ समय के बाद मेरा मोह भंग हो गया, मेरा मन खराब हो गया, अब मेरे को वो नहीं करना चाहता हूँ। ये चीज मॉडर्न सोसाइटी में बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप कुछ काम कर रहे हो, मन लगाए काम कर रहे हो, अब कुछ अच्छा काम आपको दूसरा सामने करता हुआ दिख रहा है। सपोज आप किसी पोजीशन पे हो आज के टाइम में, अब एक लड़का आता है कल का, जो कि एआई वगैरह सीख के आपसे अच्छी पोजीशन पे बैठ गया और आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो आपको दुख होगा। अपने आप जो अभी काम कर रहे हो उससे दुख होगा, तो आपको डिसएंचेंटमेंट होगा, आपका इस काम से मोह भंग हो जाएगा। आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि भाई बहुत सारी महिलाएं हैं, सिंगल हैं, टिंडर पे चलते हैं, टिंडर पे आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं दिख रही है, आप इंटरनेट पे देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं दिख रही है, तो आपका अपनी फैमिली से मोह भंग हो जाएगा। तो ये बात करते हैं मैक्स वेबर मोह भंग की। तो डिसएंचेंटमेंट, रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी। ये तो रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि किस तरह से एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये वाली हम बात कर चुके हैं। और रैशनलाइजेशन का मतलब है कि लीगल जो लॉ है, लॉ बेस्ड होने लग गया है सब कुछ, रूल बेस्ड और लॉ बेस्ड। ओके,
डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी। ये बस लिखा हुआ है इनके बारे में कि ये इन्होंने ये सब बताया। कार्ल मार्क्स, इनकी किताब है कैपिटल। मॉडर्निटी ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी थ्रू कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। मॉडर्निटी ने ये सब दिया समाज को, कैपिटलाइजेशन दिया, कैपिटलिज्म दिया, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया जो कि एक इशू है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, ये हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है उसको बढ़ाता है, और क्लास कन्फ्लिक्ट आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत अति में चीजें हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। एनालाइज कैपिटलिज्म, क्लास कन्फ्लिक्ट एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एमिल दरखाइम, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की इनका जो वर्क है इसका नाम है। मॉडर्निटी इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एनोमी। हम स्पेशलाइजेशन की बात कर चुके हैं, हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की भी बात कर चुके हैं। एनोमी में आपको बता देता हूँ, एनोमी में क्या होता है। एनोमी होता है अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, ठीक है, नॉर्मलेसनेस, जो सामाजिक कायदे कानून है प्रेजेंट, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कायदे कानून, जैसे मुझे किसी की रिस्पेक्ट करनी है, ये चीज समझ में आती है, या जिस तरीके से रीत चली आ रही है, शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वगैरह वगैरह, जब एकदम से मॉडर्निटी हिट करती है आपको, तो ये सारी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, शादी से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, ये सडन चेंज है। यहाँ से आदमी जो है ये नॉर्मलेसनेस की तरफ चल रहा है, अब उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। दैट इज द स्टेट ऑफ एनोमी। एमिल दरखाइम एनोमी को बहुत अच्छे से गहराई से डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम थिंकर की बात करेंगे। ओके, एक्सप्लेन सोशल सॉलिडारिटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड एनोमी। एंथनी गिडन्स, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की बात करते हैं, इनकी किताब में जो इनका वर्क है। मॉडर्निटी इज डायनामिक, ग्लोबलाइज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग रिस्क एंड रिफ्लेक्सिविटी। मन में झांक के जो सही बात है, जो है रिफ्लेक्सिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। और जो मॉडर्निटी की जो बात करते हैं, ये बोलते हैं कि डायनामिक है ये, और इंटरकनेक्टेड है हर जगह से। अगर आप किसी जगह पे रहते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है, सपोज यू आर लिविंग समवेयर और आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, यू आर इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू आर रिफ्लेक्सिव, यू नो हाउ टू इंक्रीज योर रिस्क। जैसे अगर आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं, अगर आप चीजें बदलने की क्षमता रखते हैं, जैसे लोग अपनी क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था संस्कृताइजेशन का, लोगों ने अपनी जो जाति थी वो स्विच कर ली, दैट इज अ रिस्क, इट्स अ सोशल रिस्क। वुमेन जो है, जो सड़कों पे उतर रही है, अपनी राइट्स की डिमांड कर रही है, दैट इज अ सोशल रिस्क। अभी जैसे हम जो आंदोलन देख रहे हैं, प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये नीट वाला, उसमें जो बच्चे उतरे हुए हैं, दे नो दे व्हाट इज एट स्टेक, उनका भविष्य स्टेक पे है, तो वो रिस्क है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं, चेंज लाना चाहते हैं, सोशल चेंज, उसकी बात चल रही है, वो वाली बात कर रहे हैं गेडेंस यहाँ पे। ओके, डेवलप द कॉम्प्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्सिव और लेट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी बाद में इमर्ज हुई, ये वाली बात भी इन्हें, लेट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअली कि जब आप किसी और समाज को देखते हो कि वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, तब आप अपने भीतर झांक के देखते हो क्या हमारे अंदर वो बदलाव आ सकता है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब है मन में झांकने का नहीं, हम अपने समाज की गहराइयों में झांक रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। दैट इज वॉट रिफ्लेक्सिविटी इज ऑल अबाउट। हुगेन हबेरमास, ठीक है, ह्यूगेन पढ़ लीजिए, जर्गेन पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, नाम याद रखिएगा। ह्यूगेन हबरमास, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी इनकी किताब है। कंसिडर्ड मॉडर्निटी एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट दैट शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड डेमोक्रेटिक डायलॉग। मॉडर्निटी को ये बोलते हैं कि ये जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब मॉडर्निटी का जो फंडा है कभी भी कहीं पे भी खत्म नहीं होगा, हमेशा जो है बदलाव बदलाव जो है हमेशा आते ही रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ही कंटिन्यू चलता रहेगा, तो एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। और ये जो है इसको जो गाइड करता है, इसको समाज इस तरीके से गाइड करता है मॉडर्निटी को कि हम अपना इनपुट दें, जो भी लोग पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे डेमोक्रेटिक डायलॉग की बात कर रहे हैं, हमें अपना इनपुट देना पड़ेगा, हमें वोट करना पड़ेगा, हम तब एक ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो कि मॉडर्निटी को गाइड करे सही डायरेक्शन में कि ये चीजें हमारे प्रायोरिटी है और हमें इसे इस तरीके से फुलफिल करना है। वुमेन्स राइट्स, चाइल्ड लॉ, उसके बाद आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन, एनिमल क्रूल्टी, सारी चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है रेलगाड़ी आपकी।
एक्सटेंडेड क्रिटिकल थ्योरी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। हम ये बातें भी देखें, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी वगैरह सब बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो वो अभी बताने की जरूरत नहीं है। आप बस ये चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कॉन्सेप्ट है इनके कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का, यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी का, ये सारे कॉन्सेप्ट से हम धीरे धीरे पूरा कवर करेंगे। अभी यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। माइकल फोकू, माइकल बोल लीजिए, मिचेल बोल लीजिए, वैसे मिचेल है, मिचेल फोकू, पर लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए वो मिचेल फोकू है। ये डिसिप्लिन एंड पनिश इनकी किताब है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज पावर थ्रू डिसिप्लिन, सर्वेलांस एंड नॉर्मलाइजेशन। नए नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं कि आपको 11 बजे दुकान बंद करनी है, दैट इज अ नॉर्म, दैट इज अ न्यू नॉर्म। सर्वेलेंस रखा जाता है आपके ऊपर थ्रू सीसीटीवी, थ्रू एजुकेशन। इतनी लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ये किताबें आपको अवेलेबल है मार्केट में, यही किताब पढ़ सकते हो आप। हर तरीके का आप जो कंटेंट है कंज्यूम नहीं कर सकते आप, जो गलत कंटेंट है वो नहीं देख सकते, ठीक है, इंटरनेट पे। ये सब चीज़ें सर्वेलेंस किया जा रहा है हम सब पे। 1984 एक किताब थी, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, उसमें भी वो सर्वेलेंस की बात करता है, किस तरह आप सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आपका आधार कार्ड बन रहा है क्यों, हर जगह पे आपकी आईडी चाहिए क्यों, कोई भी सरकारी काम कराने से पहले आपके ऊपर सर्वेलेंस रखा जा रहा है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है। डिसिप्लिन की बात हो रही है कि भाई एक गाइडेड प्रिंसिपल है समाज का, इस ऑर्डर में अगर सही चलोगे तो आप प्रोग्रेस करते रहोगे, अदरवाइज अगर आप यहाँ से डेविएट हुए, आपने डेविएंस दिखाया, तो आपको सजा मिलेगी, और वो सजा ऐसी मिलेगी कि पूरा समाज वो सजा देखे और डरे कि ये वाला काम हमें नहीं करना है। तो मिशेल फोकू ये बात करता है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, नॉलेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। थियोडोर अडर्नो, डायलेक्टिक एनलाइटनमेंट विथ मैक्स हॉकरहाइमर, ये दोनों ने साथ में लिखी थी, मैक्स हॉकरहाइमर भी इसके साथ में ही आएंगे थियोडोर अडर्नो के साथ। मॉडर्निटी डिस्पाइट साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस एलियनेशन, ठीक है, एलियनेशन की हम बात कर चुके हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मॉडर्निटी डिस्पाइट साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस एलियनेशन, डोमिनेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। एक तबका दूसरे तबके के ऊपर दबाव बनाता है कुछ काम करने के लिए, ये भी हमने देखा है मॉडर्निटी में होता है ये। सपोज जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, दे क्रिएट प्रेशर ऑन अस टू एक्सेप्ट देयर जो भी उन्होंने रूल्स बनाए। जैसे हमने E20 का देखा, गडकरी जी ने बोल दिया कि लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है आपको, आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो हो जाता है डोमिनेशन का फंडा। एलियनेशन ये हो गया कि जैसा वही वाला काम है स्क्रू वाला, कि स्क्रू लगाने का बोला है तो आपको वही स्क्रू लगाना है, लेकिन आप वो जो चीज जो बना रहे हो आप उस चीज को ओन नहीं करते हो, उसको जो कैपिटलिस्ट है जिसने पूंजी लगाई है अपनी उस काम करवाने में, वो ओन करता है। आपको सिर्फ आपको तनख्वाह मिलेगी, जिसके बाद आपको उस तनख्वाह का क्या करना है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं थियोडोर अडोर्नो। क्रिटिक्ड इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी एंड डोमिनेशन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद आते हैं आपके जिगमंड बॉमन, ये बात करते हैं लिक्विड मॉडर्निटी की। मॉडर्न लाइफ इज इंक्रीजिंगली फ्लूइड, अनसर्टेन एंड अनस्टेबल। किस रास्ते उतर जाए मॉडर्न लाइफ, मॉडर्निटी। सब सही चल रहा था, अचानक से ले ऑफ्स हो गए, कुछ नहीं पता क्यों हुए, क्या कारण है, एआई है कारण। उसके बाद और क्या कारण है, इकोनॉमिक कोलैप्स कारण है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज कारण है, इन सब की वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कारण है, फिर आपका बहुत सारे आपका मैनेजमेंट रिलेशंस में चेंज आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि किस वजह से, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले ऑफ कर लिया, और भी हम इसे हर जगह एसोसिएट कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये इतना फ्लूइड और इतना लिक्विड है कि कहीं किसी भी तरफ जहाँ पे इसको डायरेक्शन मिलती है मॉडर्निटी को बहने की, उस तरफ चल देता है। अभी से एआई की तरफ से डायरेक्शन मिली तो उस तरफ चलने लगा मॉडर्निटी, अब मोस्टली सारी चीज़ें एआई ड्रिवन होने लग गई। उसका कारण यही है, इनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे। एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सॉलिड टू फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इनके बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हर जगह नाम आएंगे इनके। ये जो थिंकर्स है ना, इनके जो आइडियाज, जो कोर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ना, इन्हें हम हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं, और हमें वही सीखना है। इसलिए मैं आपको इतने सारे थिंकर्स देता हूँ कि आप ये सारी चीजें सीखे। अगर एक बार आपको एक ग्रास्प पकड़ में आ गया कि क्या बात करनी है मुझे, ये सिगमंड बोमन, ठीक है, इसमें बात करी मैंने लिक्विड मॉडर्निटी की। सिगमंड बोमन का आपको कॉन्सेप्ट पता है लिक्विड मॉडर्निटी का, अब आप इसे कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं बताइए, मैं आपको अभी करके दे देता हूँ। आप बोलेंगे शादी में अप्लाई करना है, हाँ मैं बता देता हूँ किस तरीके से। भाई सेम सेक्स मैरिज होने लग गई, चेंज आया, उस डायरेक्शन में बहने लगा है, जेंडर फ्लूइडिटी की डायरेक्शन में बहने लगा। दूसरी चीज अगर इसी में बात करें तो मोनोगैमी, सोलोगैमी, डिंक कपल,
ठीक है। फिर फिलियोसेंट्रिक फैमिलीज, जो यानी फिलियोसेंट्रिक का मतलब जो एक बच्चे पे फोकस करे, फिलियोसेंट्रिक फैमिली। 4 पेरेंट प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आ गई ना शादी में, मैंने कितनी सही बता दी। न्यू डिवोर्स रेट्स, स्काई रॉकेटिंग डिवोर्स रेट्स। उसके बाद अलग अलग जो आपके सिचुएशनशिप, फिर आपका ये है सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह वगैरह, जो नए वर्ड्स हैं, ये सब रिलेशनशिप्स का पार्ट है, ये भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें। तो इस तरफ चल दी मॉडर्निटी। अब मेरे को कोई और एग्जांपल, जैसे हम मान के लेते हैं ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल लाइफ में भी इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है, वहां पे भी लोग रील बनाने लग गए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्राइबल जो है वो या तो अपना फोक डांस वगैरह दिखाते हैं, या अपनी जो समस्याएं जो फेस करते हैं वो दिखाते हैं। प्लस क्योंकि वो ट्राइबल लोग जो है वो जंगलों में दूर दराज में रहते हैं, अगर वहाँ पे कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, सो दे कैन एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडीज, ये सब चीज़ों की बात कर सकते हो आप। तो आप देखिए मैंने किस डायरेक्शन में इसे मोड़ दिया। मैं सोशियोलॉजी में किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ। यू जस्ट नीड टू गिव मी, यू जस्ट हैव टू आस्क मी कि फलाना थिंकर ने फलाने टॉपिक के बारे में इनकी क्या विचारधारा है। एग्जैक्ट वर्ड देने की भी जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैं आपको इतने सारे थिंकर्स दे रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको यहाँ पे मॉडर्निटी समझने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिक्विड मॉडर्निटी समझने की जरूरत है, आपको यहाँ पे एलियनेशन समझने की जरूरत है, आपको यहाँ पे जो है समझने की जरूरत है स्पेशलाइजेशन क्या होता है, आपको यहाँ समझने की जरूरत है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट को जो भी थिंकर ने बोला है, बस उसका नाम पता होना चाहिए और आप इसको कहीं भी रिलेट कर दीजिए। इसलिए मैंने कहा सोशियोलॉजी बहुत आसान है, ओनली एंड ओनली इफ यू नो द थिंकर एज वेल एज हिज कॉन्सेप्ट। आप कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जिगमंड बॉमन का हो गया। अगला है हमारा श्मूल एंड आइसेनस्टैड। श्मूल एंड आइसेनस्टैड, ये मल्टीपल मॉडर्निटीज की बात करते हैं। हमने ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें बात करी थी, वो है, देख लेते हैं क्या होता है मल्टीपल मॉडर्निटीज। तो डिफरेंट सोसाइटीज एक्सपीरियंस मॉडर्निटी इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, चीज़ों के बदलाव देखने की जो टेंडेंसी होती है, उसके हिसाब से मॉडर्निटी जो है फ्लो करती है एक समाज में। हर एक सभ्यता अलग तरीके से मॉडर्निटी एक्सेप्ट करती है। जैसे हम अगर यूएस में देखेंगे तो वहां पे जो है भाई आपका कल्चर का मैं डेवलपमेंट अगर आपको बताऊं, तो वहां पे जो है इंडिपेंडेंस वाला है, इंडिविजुअलिज्म वाला कल्चर है, ये सब देखने को मिला। हमने कब एक्सेप्ट किया उसको, जब हम यहाँ पे इंडिया में रेडी हो गए लोग कि अब वो गांव से निकल के शहर में आके पर्सनल नौकरी करने लगे। और वो भी उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आ गई, वो सोचने लगी कि मुझे जिस तरह मेरे पिताजी अपने गांव में अपने परिवार से दूर रह के यहाँ रहते हैं, मुझे भी अपने पिताजी से दूर रहना है काम करने के लिए। तब ये आइडियाज इतने समय के बाद कंटेक्स्ट देख के समाज का इवॉल्व होना शुरू हुए कि हमें भी इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिज्म की बात करनी है। इसके पहले आप खुद देखेंगे, आप अपने माता पिताजी को देख लीजिए, क्या वो लोग इंडिपेंडेंस और मॉडर्निटी की बात करते हैं? नहीं करते होंगे, लेकिन आप करते हैं, क्योंकि परिप्रेक्ष्य जो है समाज का वो बदल चुका है। थॉट प्रोसेस जो है जनरेशन वाइज चेंज होती है, हर जनरेशन अलग तरीके से सोचती है। मैं अगर आपसे 10 साल बड़ा हूं तो मेरे सोचने का तरीका आपके सोचने के तरीके से बहुत अलग है। जब मैं आपकी उम्र का था तब भी मैं बहुत अलग तरीके से सोचता था, और आप जिस उम्र के हैं, आप जिस तरीके से सोचते हैं, हम दोनों में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि समय बदल चुका है। समय बदलने के साथ ही सोच भी बदलती है, और वो ही है हम किस तरीके से चीजें एक्सेप्ट करते हैं। जैसे माता पिता जो है, उन्होंने पहले फोन को हाथ नहीं लगाया, वो बोलते थे कि फोन यूज करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा। आज आप देखिए सब लोग फोन पे लगे रहते हैं, मम्मी पापा रील स्क्रॉल कर रहे हैं पूरे टाइम बैठ के, देख ही रहे होंगे आप। तो ये सब बदलाव आने में समय लगता है, और ये इसी की बात कर रहे हैं आइसेनस्टाइन। ओके, मल्टीपल मॉडर्निटीज ये होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में समाज के अलग अलग तबके मॉडर्निटी को अलग अलग तरीके से जो है फील करते हैं, अपने आसपास देखते हैं। चैलेंज द आइडिया ऑफ सिंगल वेस्टर्न पार्ट टू मॉडर्निटी। हर जगह पे बदलाव धीरे धीरे ही होता है। इंडिया में एक और एग्जांपल मैं आपको जैसे बताता हूँ, कुंभ मेले में अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम के, लोग बोल रहे थे कि आप वहां से पेमेंट कर दीजिए, आप अपनी फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम यहाँ पे आपके जो पोर्ट्रेट है उसको गंगा स्नान करा देंगे तो वो हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको ये बात बता रहा था। फेडरिक नीशे, नीशा क्या बोलता है कि इनकी किताब है 10 बुक्स ज़राथुस्त्रा, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी, काफी अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे वो आइडियाज बताते हैं फिलोसफी के बारे में, ठीक है। मॉडर्निटी वीकन्स ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मे लीड टू नाहिलिज्म, लोनलीनेस एंड मीनिंगलेसनेस। जो पुराने बिलीफ थे, जो हमें साथ रखते थे, एकत्रित रखते थे, एक परिवार को या एक ट्राइब को, एक कुनबे को,
वो सब ध्वस्त हो गए मॉडर्निटी के आने की वजह से। लोग अपनी अपनी डायरेक्शन में भागने लगे। अब लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में भागने की वजह से क्या हुआ, नाहिलिज्म की तरफ, पूरी तरह डेवेस्टेशन की तरफ और बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा समाज। दूसरी बात ये कहते हैं कि लोनलीनेस फील होने लगा, लोगों को अकेलापन महसूस होने लगा कि हम जो है अपने या तो जाति से अलग हो गए हैं, हम अपने गांव से अलग हो गए हैं। दुख होने लगा लोगों को इस बात का, और मीनिंगलेसनेस फैलने लगा कि कुछ भी करने का क्या फायदा है। समाज अगर कुछ बोल रहा है कि यार बदलाव आना चाहिए, मॉडर्निटी आ चुकी है लेकिन अभी भी और बदलाव आना चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं क्या ही करना है, इतना सब कुछ तो बदल चुका है समाज में। मीनिंगलेसनेस आने लग गया कि क्या ही फर्क पड़ता है वाला। ये हमें समझ में आती है कि नीचे ये बात बता रहे हैं, क्रिटिक मॉडर्न मोरालिटी एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। वो कहते हैं कि जो आज के समय में जो नए आइडियाज पनप रहे हैं ये सब गलत है। इससे जो है सोशल ऑर्डर पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो बेसिक्स जो सोशल स्ट्रक्चर है आपका उसमें जंग लगती है। ये शब्द है नीचे के। योगेंद्र सिंह, यहाँ पे एक इंडियन आपको हमारे सोशोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, योगेंद्र सिंह। बहुत ही एक इनका अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन का, इनकी किताब का नाम भी यही था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। वो इसी की बात कर रहे हैं कि अब देखते हैं क्या है ये। इंडिया हैज एक्सपीरियंस सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन वेयर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्ट विद ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इसका क्या है, सरपंच पति। मैंने पहले ही बताया सरपंच पति का कॉन्सेप्ट क्या है। जो इलेक्शन से इलेक्शन ऑफ अ वुमेन एंड रिजर्वेशन ऑफ फॉर अ वुमेन इन द पंचायत, पंचायत ओके, उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को, वो इसलिए मिला है ताकि उनका उत्थान हो सके, वो अपनी बात रख सके। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशन है पेट्रियार्की का, उसने उस चीज को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि आज भी जो महिला है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने का काम करती है और ऑफिस उसका हस्बैंड ही संभालता है। ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है, ये हमें यहाँ देखने को मिला। दूसरा मैं एक और एग्जांपल देता हूं तो वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो कास्टिज्म मॉडर्निटी के आने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, उसे इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया। किस तरीके से, अब वही कास्टिज्म जो एक मॉडर्न आइडिया है डेमोक्रेसी का और इलेक्शंस का, वो उसमें काम आता है एज अ वोट बैंक। एक पर्टिकुलर जात पूरी तरह मिलके एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताने में लग जाती है। ये इसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्रू कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह बदलाव आता गया और चीजें जो है तब भी चलती रही, ये वाली बात करते हैं योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो हमने काफी ज्यादा थिंकर्स कवर कर लिए। अब इसमें से आपको जो पसंद आते हैं, जिनका नाम पसंद आता है, जिनकी कहानी पसंद आती है, वो आप याद कर लीजिएगा। मोस्टली फोकस कीजिएगा कि वो वाले याद कर, वो तो 100% ऐड करके रखें जो हमें आगे पढ़ने भी है, थिंकर्स जो टिपिकली हमको सब्जेक्ट में है। जैसे मैक्स वेबर ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ध्यान रखिएगा, दरखाइम याद रखिएगा। ये 3 तो आपको पढ़ने ही है। बाकी इसके अलावा आप 2-3 और अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको जहाँ पे सही लगे, ठीक है। और हम जब इंडियन में जाएंगे तो आपको ये योगेंद्र सिंह भी याद रखने पड़ेंगे। तो आपको ये 4 आप इसमें से ये पक्के हैं, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मॉडर्निटी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है मॉडर्निटी समाज के लिए। Modernity marked the decisive break from traditional society by transforming the economic, political, social, and cultural foundations of Europe. It replaced feudalism with capitalism, promoted rationality over tradition, encouraged scientific inquiry, accelerated industrialization and urbanization, and strengthened the ideals of individualism and democracy. और ये सारी चीजें ही हमने पढ़ी थी कि क्या क्या बदलाव मॉडर्निटी लेकर आई है, ओके। However, these transformations were also produced new social realities such as class conflict, urban poverty, alienation, bureaucracy, unemployment, weakening of traditional institutions and identity crisis. बदलाव तो बहुत आए दुनिया में, समाज में बहुत बदलाव आए, पर उन बदलावों की वजह से जो इतने रैपिडली आ रहे थे, इंसान कोप ही नहीं कर पाया, समाज कोप ही नहीं कर पाया कि इसे डील कैसे करना है, और इश्यूज क्रिएट होने लग गए। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, क्लास कन्फ्लिक्ट का इशू, कास्टिज्म का इशू, फिर आपका जो पुराने जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, गांव से लोग पलायन करके आ रहे हैं, माइग्रेशन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, सैनिटेशन इशूज, म्यूनसिपल इशूज, बहुत सारे डेवलप होने लगे समाज में। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, टेररिज्म, ये सब क्यों हो रहा था, ये चेंजेस की वजह से हो रहा था समाज में। और जब ये चेंजेस आए तो अब यहाँ पे एक आइडिया इमर्ज होके आता है कि यार जो
प्रेजेंट सिस्टम है हमारे, वो इसे हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे, मेन बात ये है। तो एग्जिस्टिंग फिलोसफिकल एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशन जो थे उस समय के, दे वर नो लॉन्गर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दीज रैपिड चेंजेस। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं था। ना कि उनकी किताब में लिखा हुआ था कि कोई कौन सी बाइबल, कुरान और वेदों में लिखा हुआ है कि इंटरनेट आएगा तो क्या करना है, कि अगर तुम काम कर रहे हो उसमें लिखा है। जैसे मान लीजिए, मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है कि कुछ काम करना है आपको, ठीक है, जैसे काम करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ क्वेरी चाहिए और मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आई विल गूगल इट और आई विल पुट इट ऑन द एआई, मुझे मिल जाएगा आंसर। इन्फॉर्मेशन जानने से ज्यादा आज के टाइम में जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा कहाँ से, लोकेशन क्या है इन्फॉर्मेशन की, ये जानना ज्यादा जरूरी है आज के समय में, ना कि ये कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इतना बड़ा शिफ्ट आ गया है हमारे इसमें। तो ये सब जो चेंजेस हैं, जो प्रेवलेंट पुरानी चीजें थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो फिलोसफीज थी, जो आपके एक्सप्लेनेशंस थे, रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस, वो इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक नई चीज चाहिए। तो एज अ रिजल्ट, दे देयर अरोज अ नीड फॉर अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समझ रहे हैं आप कहानी? लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। यहाँ से इमर्जेंस होता है हमारी सोशियोलॉजी का। हमें ये बैकड्रॉप जानने की जरूरत थी पूरी का पूरा, ताकि हम ये समझ सके कि सोशियोलॉजी इमर्ज ही क्यों हुई, उसका कारण क्या था, ये सब चीजें थी। पहले तो हमने ये देखा कि समाज में क्या क्या बदलाव हुए, उन बदलावों की वजह से क्या क्या चीजें देखी, और क्या क्या उन बदलाव की वजह से फिर बाद में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए, और हम उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ कर पा रहे थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिन्हें हम कर पा रहे थे ट्रेडिशनली सॉल्व, उन्हें सॉल्व किया गया, लेकिन जिन्हें हम कर ही नहीं पा रहे थे, कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए हमें ये जो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इनको साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत थी। और इसके लिए एक नई साइंस आई, साइंस ऑफ सोसाइटी, दैट इज सोशियोलॉजी। ओके, तो मॉडर्निटी डिड नॉट मेरली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, इट मेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इंडिस्पेंसिबल। जरूरत यानी मजबूरी हो गई कि अब हमें जानना ही पड़ेगा, साइंटिफिकली देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बार बार घटित हो रही है, एक पैटर्न है इसके पीछे, वो पैटर्न जानने के लिए हमें इसका साइंटिफिक स्टडी करना पड़ेगा। जॉन हारिस, हमने ऊपर ही पढ़ा था, मैंने कहा था भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकर। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द सोशल प्रॉब्लम्स posed by modernity. This statement effectively summarizes the relationship between modernity and emergence of sociology. The emergence of sociology is therefore best understood as the intellectual response to the opportunities and challenges created by modernity. जो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस है, वो उत्पन्न ही इसलिए होता है सोशियोलॉजी, कि वो ये समझ सके कि ये जो समस्याएं हैं ये क्यों हो रही है समाज में, ये क्योस क्यों हो रहा है, और इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्या हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम इसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में ही सोशियोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट है। अब हम एक ही चीज बची है बस, मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंस। तो मोस्टली तो मैंने आपको समझा ही दिया कि मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस और मॉडर्निटी जो है वो डेस्टिनेशन है उसकी। तो मॉडर्निटी इज द कंडीशन और स्टेट कंडीशन और स्टेट ऑफ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय रैशनैलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मॉडर्नाइजेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। नेचर है, ये एक स्टेट है मॉडर्निटी, और ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। फोकस किस पे करता है मॉडर्निटी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी पे फोकस करता है। मॉडर्नाइजेशन ट्रांजिशन पे फोकस करता है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ। टाइम, ये जो है ये मॉडर्न सोशल ऑर्डर को डिफाइन करता है, आपकी मॉडर्निटी जो आज के टाइम पे जो चल रहा है। और मॉडर्नाइजेशन क्या डिफाइन करता है? रिफर्स टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, ये चलता रहता है मॉडर्नाइजेशन, हर चीज धीरे धीरे मॉडर्नाइज होती है। मेरे पास जैसे आईपैड है, कुछ टाइम के बाद एक मॉडर्न, एक नया आईपैड का वर्जन आ जाएगा, तो दैट विल बी अ मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ इट। स्कोप डिस्क्राइब्स व्हाट द सोसाइटी हैज बिकम, सोसाइटी समाज क्या बन चुका है, मॉडर्निटी ये बताता है हमें। और स्कोप इसका हमें जो मॉडर्नाइजेशन वो ये बताता है कि ये जो है चेंज आया कैसे, ये बदलाव कैसे हुआ, ये मॉडर्नाइजेशन हमें दिखाता है। एग्जाम्पल मॉडर्निटी का, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज लाइक जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये मॉडर्निटी का एक एग्जाम्पल है। और मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? जो प्रोसेसेस है जिससे ये देश यहाँ तक पहुंचे, ये सभ्यताएं यहाँ तक पहुंची हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, डिजिटल इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह वगैरह। और अब ये कुछ थिंकर्स हैं इनसे एसोसिएटेड,
हमने बात कर चुके हैं हम इनकी ऑलरेडी, मार्शल बर्मन, एंथनी गिडेंस, श्म्यूल आइसेनस्टैट, सिगमंड बूमन, ये मॉडर्निटी से रिलेटेड है। अगर आपने सब देखे होंगे, मल्टीपल मॉडर्निटीज की बात करी हमने, ठीक है, आइसेनस्टैट के इसमें। फिर हमने यहाँ पे जो है सिगमंड बूमन के इसमें हमने लिक्विड मॉडर्निटी की बात करी, तो ये सब हमने चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पे आपके आते हैं डैनियल लर्नर, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बीच में बाद में कभी। डब्ल्यू रॉस्टॉफ, एलेक्स इंकल्स, योगेंद्र सिंह, इनके बारे में ही पढ़ा है हमने बस अभी, बाकी सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन वगैरह देखेंगे। एवरी मॉडर्न सोसाइटी हैज अंडरगोन मॉडर्नाइजेशन, बट एवरी मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी डज नॉट नेसेसरली बिकम फुली मॉडर्न। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है इंडिया में, लेकिन हम पूरी तरह मॉडर्निटी की तरफ नहीं पहुंचे। अभी भी हमारे यहाँ बाबाओं का, पीरों का, फकीरों का ये वाला सीन चल रहा है, ठीक है, सूफियों का, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जो कन्वर्जन वगैरह है वो देखे, आइडियाज, वो सब हो रहा है। कभी भी लोग एक चीज, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, चाहे भगवान ये हो चाहे वो हो। जो आपको मिल रहा है उससे वो एक्चुअली सॉलिडारिटी है, आपको पहचान मिल रही है कि मैं इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हूँ। लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन चीज को रियलिटी मानते हैं, ये सब चीजों को। उसके बाद लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, आज भारत में ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो उनको यूज करी जा रही है, जबकि उनके पास इतना बड़ा अधिकार है अपने पसंद के रूल्स बनवाने का, अपनी पसंद का काम करवाने का, लेकिन वो तब भी किसी न किसी वजह से अपनी जाति के हिसाब से वोट देते जा रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज, प्लेटफॉर्म इफेक्ट, ये देखने को मिलता है हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज में। जो एक बार कोई निम्न वर्ग का भी अगर कोई है जो पहुंच चुका है सही जगह पे, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ आ जाए, वो इसलिए नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि मैं तो पहुंच गया हूँ, अब तुम लोग नहीं आने चाहिए यहाँ पे। अवॉइड करवाना चाह रहा है वो। जो प्लेटफॉर्म इफेक्ट का जो थ्योरी है वो ये कहती है, वंस यू गेट इनसाइड द ट्रेन, यू ट्राई टू क्लोज द डोर। दरवाजे के अंदर घुसते ही आदमी ये सोचता है कि मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि और कोई अंदर ना आ सके। दैट इज व्हाट प्लेटफॉर्म इफेक्ट इज। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है रिजर्वेशन पॉलिसी में। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया अभी जो है मॉडर्निटी की तरफ जो है, मॉडर्न सोसाइटी नहीं बन पाया है। मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम पूजा भी करते हैं और हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, जबकि बदलाव बहुत सारी जगहों पे आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये आप लगाइएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ किस तरह से करना है। और जो मैंने पिछला वाला जो दिया था आपको, जो नोट्स दिए थे P1 U1 T1, उसमें भी 2 क्वेश्चंस थे, वो भी यहीं पे अप्लाई होंगे। मैंने ये भी बताया था आपको शायद, वो भी यहीं अप्लाई होंगे। यहीं पे हमें इमर्जेंस की बात करनी है। तो यहाँ पे पहला बात लिखिए कि एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें जो एनलाइटनमेंट वाला पार्ट है उसको आप जाके देखिएगा, उसमें किस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आई, रीजन, ठीक है, एज ऑफ रीजन, नई नई आपकी जो आइडियाज़ है डेवलप हुए एनलाइटनमेंट में, वो सब आपको लिखने पड़ेंगे। एक अच्छी डेफिनेशन लिखिएगा, 4 पॉइंट्स लिख लेगा। इसमें लिखा है हाउ, ठीक है, किस तरीके से किया। और आपको ये बताना पड़ेगा, उसमें आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये बताएंगे कि ये कुछ 5 पॉइंट से इस वजह से हुआ, ये चेंजेस आए। उसके बाद 2 पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए इस वजह से, और आगे क्या हुआ, और एक आप आखिरी में कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसी की तर्ज पे जाएगा ये आंसर भी, ठीक है। हाउ डिड इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज फैमिली लाइफ इन वेस्टर्न यूरोप। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जाइएगा, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से बदलाव जो है, हमने जो बातें करी वो सब लिखना है आपको। आपको यहाँ से जो कुछ मॉडर्निटी के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें से भी आप कुछ कुछ पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाले पॉइंट्स में से लिखना है। यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपके, इसमें से लिखिएगा, आराम से आंसर लिख सकते हैं आप। ओके, लिखिएगा, सेल्फ असेस करिएगा। ओके, अगर आपने लिखा और आप चाहते हैं कि अगर मैं देखूं उसको, तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा, मैं एक आध बार एवेल्यूएशन करके दे दूंगा आपको। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता एवेल्यूएशन का अभी के टाइम में, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई टीम नहीं है कि मैं बार बार जाके आपका आंसर वगैरह चेक कर पाऊँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आंसर देखूँ तो आप मुझे भेज दीजिएगा। सो विद दैट, हमारा ये वाला जो टॉपिक है सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप, ये खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये सारे जो इश्यूज हुए सब हमने देखे। अब यहाँ हम देखेंगे अगले वाले में कि इमर्ज किस तरह होता है, सोशियोलॉजी जो है अपना रूप कैसे लेता है एज अ साइंस, किस तरीके से ये
हम सब इसमें चीज़ें ढूँढना शुरू करते हैं और ये आइडियाज़ कैसे डेवलप होते हैं कि जो समस्याएँ हो रही हैं उनको कैसे गेज किया जाए, ये हम चीज़ें देखेंगे कि क्यों इमर्ज हुआ, कारण क्या थे। अभी तक हमने कारण नहीं देखे, अभी तक हमने देखा कि यूरोप में क्या हो रहा था जिस वजह से कारण जो है वो क्रिएट हो रहे थे। अब हम देखेंगे इमरजेंस में कारण क्या थे, इंटेलेक्चुअल रीज़न, व्हाट वर द इंटेलेक्चुअल रीज़न्स, व्हाट वर द सोशल रीज़न्स, व्हाट वर द इकोनॉमिक रीज़न्स, हम इनकी बात करेंगे अगले टॉपिक में। ऑलराइट गाइस, सो विद दैट आई टेक योर परमिशन टू लीव, और अब जब हम अगली बार मिलेंगे हम एक नए यूनिट के साथ मिलेंगे, हम और अच्छे से करेंगे, इसे और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको ये 8 लेक्चर्स पसंद आए होंगे, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। पूरा सोशियोलॉजी यहाँ कवर होने वाला है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, पूरा का पूरा हम यहाँ पे साथ मिलके कवर करेंगे। जी हाँ, ये थोड़ा लेंदी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोचिंग की तरह मैं भी 4 महीने में, जो बोलते हैं 4 महीने लगेंगे, वो 2.5 घंटा पढ़ाते हैं। मेरा एक-एक जो टॉपिक है, एक-एक हेडिंग पढ़ा रहा हूँ मैं 15-15, 20-20 मिनट, कहीं-कहीं पे आधा घंटा, 40 मिनट। इससे ज़्यादा मैं भी आपका टाइम नहीं ले रहा। तो हमारा जो है थोड़ा-सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन आपका जब तक आपको मेंस लिखना है तब तक वो चीज़ें सारी कवर हो जाएँगी। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑलराइट? सो विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।